जंग 1971। मैं और कैप्टन खुशनूद मेस के एक ही कमरे में रहते थे। खुशनूद का भाई यूके से आया हुआ था। उसकी वापसी की सीट कराची से थी। फैसलाबाद में अपनी छुट्टियां गुजारकर 1-2 दिन पहले वो कराची आ गया था और यहीं से उसने वापस यूके चले जाना था। खुशनूद ने अर्दली से कहा कि भाई का अटैची केस खोलकर सबसे ऊपर जो पैंट और शर्ट पड़ी है उसे इस्त्री करवा लाओ। अर्दली ने जैसे ही अटैची केस खोला तो वहीं से आवाज लगाई, सर, अटैची केस में से चर्स की मुश्क आ रही है। खुशनूद के भाई ने कहा कि उसे गलतफहमी हुई है। मेरे अटैची केस में चर्स की मौजूदगी एक नामुमकिन बात है। अर्दली बज़िद था कि वो खुद एक मुद्दत से चर्स पीता है और उसे 200% यकीन है कि इसमें चर्स है। बिलाखिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो निकाल कर दिखाओ। उसने तमाम कपड़े अटैची केस से बाहर निकालकर खूब अच्छी तरह एक एक चीज को देखा, लेकिन चर्स न मिली। अर्दली बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अभी भी अपनी बात पर बज़िद था कि इस अटैची केस में कहीं ना कहीं चर्स मौजूद है। उसने दोबारा कपड़े अंदर रखने शुरू किए तो हर कपड़े को पहले सूंघता, फिर तह जमाकर अंदर रखता। जब एक कोट को अटैची केस में रखने से पहले सूंघा तो चीखते हुए बोला, सर, मिल गई, चर्स इस कोट के अंदर है। हमने जेबों की तलाशी ली तो कोट में से कुछ भी न निकला। उसने दोबारा कोट के मुख्तलिफ हिस्सों को सूंघना शुरू कर दिया और इंकशाफ किया कि चर्स कंधों में छुपाई गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिलाई उधेड़ कर देख लूं। जब उसने सिलाई उधेड़ी तो पता चला कि कोट के कंधों के अंदर पैड चर्स के बने हुए थे और उन पर पॉलीथीन चढ़ा दी गई थी। कैप्टन खुशनूद के भाई को हैरानी के साथ साथ खुशी भी थी कि अल्लाह पाक ने उसे न जाने कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। अगर वो कराची या लंदन एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता तो शायद बाकी उम्र जेल में गुजरती। उसने बताया कि ये कोट उसका अपना नहीं, बल्कि फैसलाबाद में उनके एक पड़ोसी ने यह कहकर दिया था कि उनका बेटा लंदन से चंद माह पहले जब पाकिस्तान आया था तो वापस जाते वक्त अपने सूट की पैंट तो साथ ले गया, लेकिन गलती से कोट यहीं भूल गया था। अगर आपके पास जगह हो तो बराए मेहरबानी आप ये ले जाएं, उसका सूट बर्बाद होने से बच जाएगा। खुशनूद के भाई ने अर्दली को शुक्रिया और शाबाशी के साथ साथ 100 रुपया इनाम में दिए। हमने अर्दली के चले जाने के बाद कच्ची जमीन में गड्ढा खोदकर चर्स को दफन कर दिया था। मुल्की हालात बहुत कशीदा हो गए थे तो एक रात अचानक हुक्म मिला कि सुबह रोशनी होने से पहले पहले बैटरी यानी कंपनी को मुकम्मल साजो सामान मुस्तकिल तौर पर बजरिया ट्रेन मलीर कैंट स्टेशन से रवाना होना है। बैटरी के हम 4 अफसरों के अलावा किसी को पता नहीं था कि जाना कहाँ है। मंजिल मकसूद को इंतहाई खुफिया रखा गया था। बैटरी चूंकि मुस्तकिल बुनियादों पर कराची छोड़ रही थी, इसलिए पौधों वाले गमलों समेत सब काठ कबाड़ भी ट्रेन में लोड कर लिया गया था। प्रोग्राम के मुताबिक ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन के ड्राइवर को भी मंजिल की खबर नहीं थी। रेलवे का निज़ाम कुछ ऐसा है कि डिवीजन बने हुए हैं। ड्राइवर को सिर्फ इतना पता होता था कि उसने अगले डिवीजन में दाखिल होना है। डिवीजन तब्दील करते करते लाहौर कैंट पहुंचे तो गाड़ी रुकवाकर सब सामान उतार दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्क एक 4 दीवारी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बैरक्स में अपना सब आलतू फालतू सामान रखने का हुक्म मिला था। वो एयरफोर्स के स्टोर हाउसेस थे। अंदर आने का एक ही रास्ता था और वहां पर बाकायदा पहरेदार मौजूद थे। जब सामान अंदर तरतीब से रखा जा रहा था तो मैं उस बैरक के बाहर कुर्सी पर बैठा था। दफ्तर की फाइलें, स्टेशनरी और उसी किस्म का दूसरा सामान एमोनेशन की खाली पेटियों में पैक कर दिया गया था। एयरफोर्स अफसरों को भी बता दिया गया था कि हम किसी भी किस्म का कोई एमोनेशन सामान में नहीं रखेंगे, बल्कि एमोनेशन की पेटियों में आलतू फालतू सामान है। मेरे एक सिपाही ने मुझे बताया कि सर, एक सिविल कपड़ों वाला आदमी मुझसे पूछ रहा था कि हमारे स्क्वाड्रन लीडर पूछ रहे हैं कि आप लोग कितना एमोनेशन यहाँ रख रहे हैं और कितना साथ ले जा रहे हैं। मुझे शक गुजरा तो मैंने 2-3 होशियार से सिपाहियों से कहा कि उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जब उस आदमी ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो भाग पड़ा और कोशिश की कि बाउंड्री फलांग कर भाग जाए, लेकिन मेरे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछने पर आए बाएं शाएं करने लगा। मैंने इंटेलिजेंस को फोन करके उनके हवाले कर दिया।
कुछ दिनों बाद पता चला कि वो इंडियन जासूस था। जब हम कराची कैंट से रवाना हुए थे तो उसी वक्त 2 फौजी ट्रेनें और भी रवाना हुई थीं और उन तीनों ट्रेनों में रेलवे वालों का भेस बदलकर हर गाड़ी में 2-2 जासूस सवार हो गए थे। जहां भी गाड़ी खड़ी होती ये बाहर निकलकर पहियों को खटखटाते और ट्रेन के गिर्द इस तरह घूमते जैसे उसके हिस्से पुर्जे चेक कर रहे हों। हमारी गाड़ी वाले 2 जासूसों में से एक ये था जो पकड़ा गया और उसके जरिए बाकी 5 के अलावा उनका पूरा ग्रुप पकड़ लिया गया था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ गाड़ी में इंडिया के 2 जासूसों ने भी सफर किया था। वाल्टन में एयरफोर्स की एक इंतहाई अहम बाई पावर रडार लगी हुई थी जिसने 200 मील के इलाका पर नजर रखी हुई थी। उस रडार को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इंडियन एयरफोर्स को लाहौर और सरगोदा समेत 200 मील के इलाका में आने जाने के लिए खुला रास्ता मिल जाता। रडार के गिरदा गिर्द एक दायरा में हवाई हमलों से बचाने वाली हमारी बैटरी की तोपें लगी हुई थी। बीचों बीच जमीन खोदकर एक जगह अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बनाई हुई थी। आए दिन कोई ना कोई जासूस 2 तोपों के दरमियान खाली जगह से अंदर जाने की कोशिश में पकड़ा जाता था। एक दिन पानी की टैंकी पर चढ़ते हुए एक आदमी पकड़ा गया जो पानी में जहर मिलाना चाहता था। एक रोज शाम के वक्त जनरल टिक्का खान हाथ में छड़ी पकड़े वाक करते हुए उधर आ निकले। बैटरी कमांडर को जैसे ही खबर मिली वो उन्हें हमारे फील्ड मेस में ले आए। जनरल साहब ने बैटरी के दीगर अफसरान से मुलाकात की ख्वाहिश की तो हमें भी बुला लिया गया। हमने चाय पी और जनरल के साथ गपशप लगाई और फिर जब वो चले गए तो अगले ही रोज सुबह पहली खबरों से पता चला कि जनरल टिक्का खान ने मशरकी पाकिस्तान की कमान संभाल ली है। मुझे लाहौर कैंट एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस में रिहाइश के लिए कमरा मिला हुआ था। उन दिनों मेरा अर्दली OCU लतीफ हुआ करता था। वो एक FA पास हसास किस्म का लड़का था। अमूमन पढ़े लिखे सिपाही अफसर का अर्दली बनना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझ पर अल्लाह पाक का कुछ ऐसा करम था कि सिपाही मेरा अर्दली बनने के लिए सूबेदार की मिन्नतें करते थे। शायद उसकी वजह यह थी कि मैं सिपाही तबका को ना तो हकीर समझकर लान तान करता था और ना ही मुझ में अफसरों वाली अकड़ फूं थी। मेरे नज़दीक अच्छा कमांडर, अच्छा लीडर वही होता है जो अपने मातहतों का दिल जीत ले। मातहत बअम्रे मजबूरी उसका हुक्म मानने के बजाय उसके हुक्म की तामील करने में खुशी महसूस करें। एक रोज मैं दफ्तर से जब अपने कमरे में आया तो मैंने लतीफ को बेहद अफसुर्दा और बुझा बुझा सा महसूस किया। मेरे पूछने पर उसने सब अच्छा की रिपोर्ट दी। उसके घर में माँ बाप, बहन भाई सब खैरियत से थे। वो किसी तौर भी अफसुर्दगी की वजह बताने में नहीं आ रहा था। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाकर कहा कि तुम यहां से उस वक्त तक नहीं उठोगे जब तक कि मुझे बता नहीं देते। तरकीब कारगर रही। वो थोड़ी देर बाद ही यूं गोया हुआ कि सर, आज मैं CMH गया था। वहां अचानक ही मैंने अपने एक ऐसे दोस्त को देखा जिसने बचपन से लेकर FA तक मेरे साथ पढ़ा था। वो दूसरे गांव में रहता था, लेकिन हम बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। FA का नतीजा आने से पहले ही मैं फौज में भर्ती हो गया। मेरे इल्म में नहीं था कि वो कमीशन लेकर अफसर बन गया है। आज मैंने अचानक ही उसे लेफ्टिनेंट की वर्दी में देखा तो बेसाख्ता उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने मुझे ये कहकर धुतकार दिया कि तुम सिपाही हो, सिपाही ही रहो, सलूट करो और अपने काम से काम रखो। लतीफ ने ये बात सिसकियां लेते हुए कही और फिर फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सर, इसमें मेरा क्या कसूर है? पढ़ाई में हमेशा मैं उससे आगे रहता था। FA में मेरी 2nd डिवीजन और उसकी 3rd डिवीजन आई थी। मैंने उसे दिलासा देते हुए सीने से लगाया और कहा कि एक लेफ्टिनेंट ने तुम्हें गले नहीं लगाया, लेकिन एक सीनियर कप्तान यूनिफॉर्म में तुमसे गले मिल रहा है। इसलिए उसे भूल जाओ और ये याद रखो, अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है उसे उस रास्ते पर डाल देता है। दूसरी बात ये कि हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम दोनों को आमने सामने लाकर उसके गरूर और तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया हो। हम में से आने वाले कल का तो किसी को पता नहीं। हो सकता है कल वो अल्लाह की पकड़ में आ जाए, उसका कोर्ट मार्शल हो जाए और तुमसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए
کہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب فخر کریں، اس لیے جہاں ہو جیسے ہو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ میرا دوست شمیم MAO کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میں اکثر اس سے ملنے چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے برابر والے کمرے میں مبین ملک فلم سٹار انجمن کا خاوند رہتا تھا۔ وہ بھی ان دنوں MAO کالج میں پڑھتا تھا۔ جب میں جاتا تو مبین ملک بھی شمیم کے کمرے میں آ جاتا۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں کہہ بیٹھا تھا کہ ایک بار میرے موٹر سائیکل کی بیٹری کا کور کوئی چور اتار کر لے گیا تھا۔ اس روز میں گیا تو مبین ملک نہانے کے لیے نچلی منزل میں بنے ہوئے غسل خانے گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل داخلی دروازہ کے بالکل ساتھ کھڑا کیا تھا۔ میں شمیم کے کمرے میں گپے لگا رہا تھا کہ مبین ملک شمیم کے کمرہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے تولیے میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا اور مجھ سے پوچھا کہ میرا موٹر سائیکل کس رنگ اور کمپنی کا ہے۔ میں نے جب بتایا کہ سرخ یاماہا ہے تو شرمندگی سے تولیہ کھول کر میرے سامنے کر دیا کہ میں تو آپ کے لیے کسی کا موٹر سائیکل سمجھ کر آپ ہی کے بائک سے بیٹری کا ڈھکن اور اوزار اتار کر لے آیا ہوں۔ واپس جائیں گے تو اب خود ہی دوبارہ لگا لینا۔ گھر والوں نے میری شادی کی تیاری کر رکھی تھی اور تاریخ بھی مقرر ہو گئی تھی۔ میں اپنے اسی سویلین اسٹوڈنٹ دوست شمیم، سابقہ کمشنر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب، اس کے ساتھ لاہور کینٹ میں کسی کام سے جا رہا تھا۔ شمیم میرے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا تھا۔ CMH کے نزدیک سڑک پر گرے ہوئے موبل آئل کی وجہ سے موٹر سائیکل پھسل گئی۔ ہم دونوں سڑک پر تیزی سے گھسٹ رہے تھے۔ وہ مجھے کراس کر کے آگے نکل گیا تو میں نے اٹھ کر اس سے کہا، اب اٹھ جاؤ، تم جیت گئے ہو۔ ہم دونوں کی کوہنیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے، اس لیے CMH سے دونوں نے پٹیاں کروائیں اور گھر آ گئے۔ 2 دن کے بعد شادی تھی۔ بارات ٹرین پر بہاولپور سے لاہور آئی اور وہاں سے پرائیویٹ بس کے ذریعے گجرات جانا تھی۔ راستے میں کاموگی سے کچھ لوگوں نے بھی بارات میں شامل ہونا تھا۔ ہم بس میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک بارات پیدل چلتی نظر آئی۔ دولہا نے پورا چہرہ سہرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ 4-5 باجے والے زور و شور سے گانے کی دھن بجا رہے تھے۔ چل چلیے دنیا دی اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے، اور میرے باراتیوں سمیت سب تماشائی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ گجرات شادی والے گھر میں داخل ہوئے تو میرے اور شمیم کے بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ جو کوئی پوچھتا کہ کیا ہوا تو ہم ازراہ مذاق کہتے کہ دونوں میں کسی بات پر ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میری بیوی صفیہ کراچی واپس چلی گئی تھی اور مجھے ماڈل ٹاؤن لاہور میں بنگلہ الاٹ ہو گیا تو میں اس میں رہنے لگا۔ اس وقت میرا اردلی مسکین ایک پٹھان تھا۔ میں بنگلے کو آراستہ کرنے میں لگا ہوا تھا تاکہ جب صفیہ آئے تو اسے گھر چلانے کے لوازمات پہلے سے ہی موجود ملے۔ تازہ شادی کے بعد یکدم جدائی ہو جانے کا غم صرف وہی جان سکتا ہے جو اس مرحلہ سے گزرا ہو۔ اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے، بس رابطہ صرف خطوں کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ مجھے عشقیہ خطوط لکھنے میں کافی مہارت تھی۔ میرا خط طویل اور کئی قسطوں میں لکھا جاتا، جس میں شاعری اور ڈائلاگز کی بھرمار ہوتی۔ ایک بار میں باتھ روم میں شیو کرنے اور شاور وغیرہ لینے گیا تو شیو کرتے کرتے کوئی ضروری بات یاد آ گئی تو سوچا کہ اسے خط میں لکھاؤں، ممکن ہے بعد میں یاد نہ رہے۔ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آیا تو ادھورا خط غائب پایا۔ عموماً لیٹر پیڈ ٹیبل پر ہی الٹا رکھ دیا کرتا تھا۔ باہر برآمدے میں آیا تو دیکھا کہ اردلی مسکین نے میرا لیٹر پیڈ سامنے رکھا ہوا تھا اور ایک کاغذ پر سر جھکائے لکھنے میں مشغول تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا، صاحب ہمارا بھی نیا شادی ہوا ہے، میرا اردو اتنا اچھا نہیں ہے، آپ بہت مزیدار خط لکھتے ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے خط سے شعر اور فکرے چوری کر کے اپنی بیوی کو خط میں لکھتا ہوں تو اس پر بہت روب پڑتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں بہت محتاط ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خط کو پوسٹ کرنے کے لیے بھی خود لیٹر باکس کے حوالے کر کے آتا
कमांड पोस्ट में दिन रात ड्यूटी करते करते कुछ बोरियत सी होने लगी थी। एक रोज रात को 11-12 बजे मैंने अपने एक दोस्त को फोन करने के लिए नंबर घुमाया तो दोस्त के बजाय कहीं और जा मिला। दूसरी तरफ से कोई मंजूर बोल रहा था। उसने मुझे सॉरी कहने का भी मौका नहीं दिया और माँ बहन की गालियां देने लगा। हमने भी शुरू में जवाबन और बाद में इंतकामन उससे बड़ी गालियां देना शुरू कर दी। बाद में अपने तमाम दोस्तों को भी उसका नंबर दे दिया। अब उसको हर सिमत से गालियां पड़ती। एक बार उनकी बेगम ने फ़ोन उठाया तो मैंने उनसे कहा, भाभी मैं मुल्तान से इसरार बोल रहा हूँ, मंजूर साहब से बात करवा दें। वो कहीं पड़ोस में गया हुआ था। उसने किसी बच्चे को भेजा कि मुल्तान से कॉल है, जल्दी आएं। कुछ देर बाद उसने हाँफते हुए हेलो कहा तो गालियों की बरसात शुरू हो गई। मैं और मेरा साथी नाम बदल बदल कर उसे फ़ोन करते रहे। उनकी बेगम या बच्चों से हमने कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की थी। एक रोज़ दिन के वक्त फ़ोन किया तो किसी बच्चे ने उठाया और बताया कि वो तो दुकान पर गए हुए हैं। उसने दुकान का फ़ोन नंबर खुलने और बंद होने के औकात तक बता दिए। वो अनारकली में कोई क्रॉकरी की दुकान थी। अब घर के साथ साथ दुकान पर भी फ़ोन होने लगे। ये मंजूर भी कोई बहुत ही अजीब चीज़ था। मजाल है जो फ़ोन बंद कर दे। गालियाँ सुनता भी था और तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया जाता था। हत्ता कि दुकान पर अगर कोई ग्राहक मौजूद होता तो भी फ़ोन बंद करने के बजाय धीमी आवाज़ में खुसर फुसर करके गालियों का जवाब देना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता। जब बाकायदा जंग शुरू हुई तो ये खेल बंद हो गया। रात के अंधेरे में रडार को निकालकर चीचू की बलियां हाइड्रल वर्क्स के करीब दरख्तों और फसलों में इस तरह से कैमोफ्लाज किया गया था कि नजर आना मुश्किल था। हमारा पूरा एयर डिफेंस का हिफाजती दस्ता भी साथ ही था। नहर के किनारे हमारी कमांड पोस्ट थी। वॉल्टन से निकलते हुए असली रडार की जगह पर एक डमी रडार को कैमोफ्लाज करके लगा दिया गया था। इस तरह एक डमी एंटेना मरीदके से कुछ फासले पर घूमता रहता था। हम लोगों ने उस फौजी हिजरत को ब्लैक आउट में अंजाम दिया था, इसलिए दुश्मन को कानो कान खबर ना हो सकी। उनके जहाज आते ज़रूर थे, चक्कर लगाते और घूम फिर कर वापस चले जाते। हमें हुक्म दिया गया था कि उस वक्त तक फायर नहीं करना जब तक जहाज़ हमला करने की पोजीशन में ना आ जाए, क्योंकि फायरिंग से उन्हें रडार की जगह का पता चल जाता और वो हमला किए बिना वापस जाकर हो सकता है कि भरपूर तैयारी के साथ जहाज़ का पूरा स्क्वाड्रन लेकर आ जाते। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 MiG-21 हमारे ऊपर पहल चक्कर लगाते रहे। हमारी गन्स उनका निशाना लिए साथ साथ हरकत कर रही थी। शायद उन्होंने रडार को या किसी के गन को देख लिया था। शक को यकीन में बदलने के लिए जैसे ही उन्होंने गौता लगाया, कमांड पोस्ट से फायर का आर्डर हुआ तो 8 तोपों से बैक वक्त फायर हुए और दोनों जहाज हिट हो गए। एक तो बॉर्डर के नज़दीक हवा में ही फटा, दूसरा कोट राधा किशन में गिर गया। हमने फैसला किया कि कोट राधा किशन वाले जहाज का कोई हिस्सा हासिल किया जाए। मैं जीप में निकल पड़ा। वहां पहुंचकर लोगों से पता चला कि जहाज से पायलट को छलांग लगाकर जान बचाने का मौका नहीं मिला था और जहाज एक धमाके से ही हवा में फट गया था। इंजन नीचे जमीन से टकराकर हवा में उछला, फिर गिरा और काफी दूर खेतों में लुढ़कता रहा था। जहाज के दीगर टूटे फूटे हिस्से बहुत दूर दूर तक खेतों में बिखरे हुए थे। लोगों के साथ मिलकर बमुश्किल वो हिस्सा तलाश किया जिस पर जहाज का नंबर और दीगर मालूमात की प्लेट लगी हुई थी। मैं वो बड़ा सा टुकड़ा जीप में अपने साथ ले आया। उस वक्त हमारा इकलौता पीटीवी चैनल जहाज गिराने की खबर उस वक्त तक खबरों में शामिल नहीं करता था जब तक जहाज की मालूमात वाली प्लेट से तमाम मालूमात हासिल करके उन्हें बाहम ना पहुंचाई जाती। इसलिए वो 2 जहाज गिराने के बावजूद सिर्फ एक को खबरों में बताया गया। मेजर साहब ने एक हवालदार को जहाज का वो टुकड़ा देकर जीप में लाहौर भेजा कि इसके खूबसूरत कप बनवा कर लाओ, एक एक हम सब अफसर अपने कमरों में सजा लेंगे और कुछ कप बैटरी में ही यादगार के तौर पर रह जाएंगे। कुछ दिनों के बाद जब वो हवालदार खूबसूरत कप लेकर आया तो हम हंसी से लोटपोट हो गए। वो बड़े बड़े नहाने वाले मग बनवा लाया था जो इतने भद्दे बने हुए थे कि देखने को दिल नहीं चाहता था। चे जाए कि उन्हें कोई सजावट के लिए शीशे की अलमारी या मेंटल पीस की जीनत बनाता। हाइड्रल पावर प्लांट के मुलाजमीन की रिहाइश भी नज़दीक ही थी। आए दिन इंडियन जहाज़ों की आमद और हालिया तोपों की फायरिंग से बहुत से लोग डर कर बाल बच्चों को वहां से कहीं और ले गए।
हमारी कमांड पोस्ट से करीब ही एक इंजीनियर का बंगला भी खाली पड़ा हुआ था। उसके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मिर्च मसाला से लेकर पिस्ता बादाम तक हर चीज़ का तारुफ इंजीनियर ने करवा कर कहा था कि आपको कोई चीज़ बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपनी बेगम के साथ मेरे घर में रहते रहें। हमारे ब्रिगेडियर साहब मुआयना के लिए आए तो मैंने उनसे बेगम लाने और इस बंगला में रखने की इजाज़त मांग ली। मेरा भी पुराने बादशाहों वाला हाल था, जो जंगों में भी बीवियों को साथ रखा करते थे। हम अपने खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया हाफिज़ाबाद से ख़रीदा करते थे। एक रोज़ हाफिज़ाबाद जाते हुए रास्ते में देखा कि लोग एक पंक्चर लगवाने वाले की पिटाई कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि वो अपनी दुकान से दाएं बाएं कुछ फासले पर रोज़ाना कुछ कीलें फेंक आया करता था। उसके आसपास और कोई पंक्चर वाली दुकान नहीं थी, इसलिए खूब रश लगा रहता था। उसकी ये बेईमानी उस रोज़ पकड़ी गई। उसको मकनातीस देकर उसी से सड़क को कीलों से पाक करवाया गया और उसको वार्निंग दी गई कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। एक रात एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने कमांड पोस्ट को इतला दी कि दूर कोई शख्स टार्च की रोशनी जला बुझाकर रडार की निशानदेही कर रहा है। मेजर साहब ने रबड़ के बड़े बूट पहने एक लेफ्टिनेंट को साथ लिया और जासूस का शिकार करने निकल पड़े। दोनों ने अपने रिवॉल्वर भी लोड कर लिए थे। वो सारा इलाका चावलों की काश्त के लिए मशहूर है, इसलिए तमाम खेतों में पानी खड़ा हुआ था। गुप अंधेरे में एक टॉर्च के जलने बुझने से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कमांड पोस्ट से कितने फासले पर है। इसलिए फैसला हुआ कि हदफ तक कम से कम वक्त में पहुंचने के लिए छोटे से छोटा रास्ता इख्तियार किया जाए, यानी क्रॉस कंट्री जाएं। दोनों कमांडोज की तरह खेतों में शड़प शड़प करते नाक की सेध में चल पड़े। तकरीबन 1 घंटे बाद दूर से वापस आते नजर आए तो घुटनों घुटनों कीचड़ में लथपथ थे, लेकिन कोई जासूस साथ न था। मैंने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और मिशन की तफसील पूछी तो पता चला कि जब वो मंजिल पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा जी ने बावर्ची खाना में लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया हुआ था और रोटियां पका रही थी। रोशनदान कुछ इस तरह से खुला था कि आग की लिपट का अक्स रोशनदान के शीशे से मुनक्किस होकर झिलमिला रहा था। हम रोशनदान का शीशा ही निकाल आए हैं, अब जितनी मर्जी लकड़ियां जलाती रहे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अफसरों का फील्ड मेस अपर जेहलम कैनाल के किनारे पर था। एक रोज सुबह खुले आसमान तले नाश्ता कर रहे थे कि अचानक पानी पर तैरती हुई एक औरत की लाश पर नजर पड़ी, जो नहर के बीचों बीच थी। हाइड्रल पावर से पहले पूरी नहर को घेरे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाली लगी हुई थी। लाश भी जाली में अटक गई थी। मेजर साहब ने एक हवालदार को पुलिस स्टेशन भेजकर लाश की इतला करवा दी थी। कुछ रोज बाद मेजर साहब ये पता करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए कि लाश के बारे में अपना तजस्सुस दूर कर सकें और मालूम करें कि पुलिस कातलों तक पहुंची कि नहीं। पूछने पर SHO ने बताया कि उसने लाश को बाहर निकलवाकर पावर स्टेशन से आगे दोबारा नहर में फेंकवा दिया था। मेजर साहब के डांट डपट करने पर उसने बताया कि नहर पर बनी उस जाली से पहले 2 जालियां और आती हैं। लाश इतनी पुरानी थी कि हमारे अंदाजे के मुताबिक उन 2 जालियों से पहले उसे कत्ल करके नहर में फेंका गया था। पिछली 2 जालियों पर भी यही किया गया था जो हमने किया। दूसरी बात यह कि हमारे लिए इसकी तफ्तीश नामुमकिन थी, क्योंकि हमारे एरिया से बहुत दूर कत्ल हुआ था। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि वसाइल ही नहीं है कि इस किस्म के पंगे में हाथ डालें। कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुझे लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे लाहौर ले जाना पड़ता। मेरे पास ना तो गाड़ी है और ना ही प्राइवेट गाड़ी किराया पर हासिल करने के लिए पैसे। फर्ज कर लें मैं उसे किसी तरह लाहौर ले भी जाता तो पोस्टमार्टम के बाद मुझे उसके वारसों की तलाश और कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए फोटोग्राफर को पैसे देकर उसकी तस्वीर और इश्तिहार अखबार में देना पड़ता। इश्तिहार के पैसे भी मुझे जेब से अदा करने होते। आप ही बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मेजर साहब बगैर कोई जवाब दिए उठे और वापस आ गए। इंडियन इंटेलिजेंस रडार के मकाम की निशानदेही में नाकाम हो गई थी और उस सिमत कोई जहाज नहीं आ रहे थे। जंग बंदी से 4-5 दिन पहले हाई कमान से हुक्म मिला कि आधी तोपों के साथ फौरन हाफिजाबाद के नज़दीक चांदर एयरफील्ड पहुंचकर उसकी भी हिफाजत करें। चांदर एयरफील्ड जहाज़ों का रीफ्यूलिंग स्टेशन था। बजाय इसके कि जहाज़ सरगोदा जाकर ईंधन हासिल करें, वो चांदर एयरफील्ड पर उतरकर ईंधन लेते
اور دوبارہ مشن پر روانہ ہو جاتے۔ میں 4 توپوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں سفر کر کے چاندر ایئر فیلڈ پہنچا۔ جب انڈین ایئر فورس کو پتہ چلا کہ وہاں کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن لگی ہوئی نہیں ہے تو وہ بلا خوف و خطر آنے لگے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے 1 روز پہلے ایک انڈین جہاز نچلی پرواز کرتے ہوئے رن وے پر کئی راکٹ داغ چکا تھا۔ اتفاق سے صرف ایک راکٹ نے رن وے کو نقصان پہنچایا، جسے فوراً ہی مرمت کر دیا گیا تھا۔ باقی 3-4 راکٹ رن وے سے دائیں بائیں کچی زمین پر گرے تھے۔ عموماً ہوائی حملے صبح روشنی ہونے سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ اس روز بھی حملہ ہوگا۔ ہم بالکل چوکس اور تیار تھے کہ آج جو آئے گا اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ 2 جہاز آئے لیکن بہت اوپر سے ہی راستہ بدل لیا۔ شاید انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ جاتے جاتے اپنا سارا وزن گجرات کے نزدیک کھیتوں میں ہی گرا گئے تھے اور کہیں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی کہ شکار بچ کر نکل گئے۔ اس کے بعد جنگ بندی تک انڈیا کے کسی جہاز نے ادھر کا رخ بھی نہ کیا۔ جنگ بندی کے بعد فراغت ہی فراغت تھی۔ ایک دن ہمیں اچانک پھر منظور کراکری والے کی یاد آ گئی۔ میں نے نمبر ملایا تو منظور کی بیگم نے فون اٹھایا۔ میں نے اس سے کہا، بھابھی ہم نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دراصل ہم دونوں آرمی افسروں کو آپ کے میاں پر غصہ اس روز آیا تھا جب انہوں نے بلا وجہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی تھی، اور آج میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میرا ساتھی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے منظور صاحب سے معافی مانگوں۔ خاتون افسوس کر رہی تھی اور شہید کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ منظور کی آواز آئی، کس کا فون ہے؟ اس نے ساری بات منظور کو بتا کر کہا، لیں آئیں آپ بھی افسوس کر لیں اور کوئی پچھلی بات نہ دہرانا۔ جیسے ہی منظور نے ہیلو کہا، زبیر نے میرے ہاتھ سے فون لے کر اسے کہا، ابے او گھن چکر، میں وہی شہید بول رہا ہوں، اتنی جلدی تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جو غلیظ گالیوں کا تبادلہ ہوا تو بہت دنوں تک غیر حاضر رہنے کی ساری کسر اس دن پوری ہو گئی۔